तो यार सेकंड एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताना। मुझे तो एवरेज लगी। ऐसा लगा कि आगे वाले एपिसोड्स को एस्टेब्लिश किया जा रहा है, नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, पुराने कैरेक्टर्स को टीज किया जा रहा है, कई सारे कॉमिक बुक रेफरेंसेस एंड दूसरे पॉप कल्चर मूवीज जैसे कि हॉबिट और स्टार वॉर्स के ईस्टर एग्स। तो हाँ, ऐसा फील हुआ कि स्टोरी उतना आगे तो नहीं बढ़ी, लेकिन बहुत सारे अच्छे हिंट्स और रेफरेंसेस के साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया गया। तो चलो बढ़ते हैं सेकंड एपिसोड के ब्रेकडाउन पे। एंड मैं श्योर हूँ कि इस ब्रेकडाउन के बाद आपको ये एपिसोड और अच्छा लगने लगेगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं न्यू कैप्टन अमेरिका जॉन वॉकर पे। फर्स्ट लुक के बाद ही इस कैरेक्टर को जितना हेट मिला था उससे ज्यादा हेट सेकंड एपिसोड के बाद मिलेगा। A word of advice then. Stay the hell out of my way. अब बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि भाई मार्वल वालों ने सही नहीं किया, उन्होंने नया कैप्टन अमेरिका कैसे बना दिया, उनकी हिम्मत कैसे हुई। तो यार ये समझ लो कि जो हेट तुम लोग न्यू कैप्टन अमेरिका को दे रहे हो, मार्वल वाले यही चाह रहे हैं। अभी तक देख के क्लियर लग रहा है कि शो के क्रिएटर्स यही चाहते हैं कि हम सब इससे हेट करें। वो होता है ना, उन्होंने जानबूझकर इस कैरेक्टर को एक अजीब सा एटीट्यूड दिया है जिससे कि आप कंफ्यूज रहते हो कि भाई ये अच्छा है, बुरा है, नेचर कैसा है, बस आप इस कैरेक्टर को जज करते रहोगे। ऐसा ही कुछ कैरेक्टर इसको बनाया गया है। अब देखो, इस कैप्टन अमेरिका का भी इंट्रोडक्शन सेम वे में किया गया जैसे कि स्टीव रॉजर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर में आपने देखा ही होगा कि कैसे स्टीव रॉजर्स जगह जगह ट्रैवल करते थे, कैंपेन करते थे, परफॉर्मेंस देते थे, इंटरव्यूज देते थे। वैसा सेम ये कैरेक्टर भी कर रहा है। तो हाँ, इसे स्टीव रॉजर्स के पैरेलली दिखाया जा रहा है। अब यहीं पे मैं एक फैन थ्योरी देना चाहूंगा जो कि रेडिट पे सब डिस्कस कर रहे थे। तो देखो, यहाँ क्लियरली रिवील कर दिया गया कि जॉन वॉकर के पास कोई भी सुपर स्ट्रेंथ या सुपर पावर्स नहीं है, पर उसने ये भी बोला था कि वो स्टीव का लेवल का होना चाहता है, कैप्टन अमेरिका जैसे क्लासिक कैरेक्टर के आसपास आना चाहता है। एंड यहीं पे फैन थ्योरीज के अकॉर्डिंग इन कमिंग एपिसोड ये कैप्टन अमेरिका करप्ट हो जाएगा और फ्लैग स्मैशर या फिर पावर ब्रोकर से सुपर सोल्जर सीरम लेगा, जिससे कि उसमें भी सुपर स्ट्रेंथ आ जाएगी। अब पावर ब्रोकर कौन है इस पे मैं आगे आता हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट ये फैन थ्योरी सच में बहुत ही ज्यादा बिलीवेबल लग रही है। अब आते हैं पावर ब्रोकर पे। तो हाँ, मैंने बोला कि ऐसा हो सकता है कि जॉन वॉकर करप्ट हो जाए एंड सुपर स्ट्रेंथ के लिए पावर ब्रोकर या फिर फ्लैग स्मैशर से डील कर ले। अब यार क्वेश्चन तो आएगा ही कि पावर ब्रोकर कौन है। तो यहाँ एपिसोड में बस ये रिवील हुआ कि फ्लैग स्मैशर ने सुपर सोलर सीरम पावर ब्रोकर से चुराया है। अब पावर ब्रोकर कोई एक बंदा है, एक ग्रुप है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये अभी तक रिवील नहीं किया गया है। लेकिन हम सब अगर कॉमिक्स के पन्नों को पलटेंगे तो पता चलता है कि पावर ब्रोकर एक सॉर्ट ऑफ कंपनी टाइप की थी जो कि अपने कस्टमर्स को सुपर सोल्जर बनाते थे, कभी सीरम से तो कभी टेक्नोलॉजी से। एंड वहाँ जॉन वॉकर को भी इन्होंने सुपर स्ट्रेंथ दिया था। सिर्फ जॉन वॉकर ही नहीं बल्कि उसके साइड किक बैटल स्टार को भी, जिसे कि हमने शो में देखा। तो हाँ, ऐसा ही कुछ इस सीरीज में भी हो सकता है। अब बैटल स्टार की बात हुई है तो इसके भी थोड़ी डिटेल्स में दे देता हूँ एंड सीधे कॉमिक्स में कूदता हूँ। रियल नेम लेमार हॉस्किंस, जो कि कॉमिक्स में भी जॉन वॉकर का फ्रेंड था एंड उसका साइड किक भी। और यहाँ फनी ये था कि जब जॉन वॉकर को कॉमिक्स में कैप्टन अमेरिका बनाया गया तो हॉस्किंस का नाम चेंज करके बकी कर दिया गया था, बट लेटर उसने खुद अपना नाम चेंज करते हुए बैटल स्टार रख लिया। तो हाँ, इस कैरेक्टर की बहुत कोई बड़ी हिस्ट्री नहीं है एंड कॉमिक्स में भी ये एक छोटा ही कैरेक्टर है और पावर ब्रोकर से ही इसे भी सुपर स्ट्रेंथ मिले थे। चलो, बहुत सारे फैन थ्योरीज डिस्कस हो गए। अब आते हैं बकी एंड सैम पे। तो ये एपिसोड एक तरह से इन दोनों ही कैरेक्टर्स के बीच का रहा, जहां दोनों के साइकोलॉजी पे ज्यादा फोकस हुआ, जहां दोनों ही खुश नहीं है कि स्टीव का शील्ड और टाइटल किसी और को मिल गया है एंड बकी तो अलग ही और गुस्से में है कि भाई आखिर सैम ने शील्ड छोड़ा ही क्यों। अब ऐसे भी इन दोनों की फ्रेंडशिप कुछ ऐसी ही रही है, सिविल वॉर से हमने देखा ही, लेकिन दोनों के कन्वर्सेशन से कई सारे रेफरेंसेस मिले हैं। सबसे पहले तो सैम ने बोला कि इस वर्ल्ड के पूरे विल को, मतलब कि विलेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एंड्रॉइड, एलियंस एंड विजर्ड्स। एंड आप समझ ही गए होंगे कि एंड्रॉइड बोले तो अल्ट्रॉन टाइप के विलेंस, एलियंस बोले तो थैनोस टाइप के विलेंस एंड विजार्ड्स बोले तो मॉर्डो टाइप के विलेंस, या फिर लेटेस्ट में एगाथा हार्कनेस को ही ले लो। बट ऑब्वियसली अब इसमें सुपर सोल्जर्स भी ऐड हो चुके हैं। देन बकी से हमें यहाँ हॉबिट का एक रेफरेंस मिलता है जहां वो गैंडाल्फ का जिक्र करता है और बोलता है कि हॉबिट उसने 1937 में पढ़ी थी। तो हाँ, इन रियल लाइफ ऑल्सो हॉबिट के नोवेल को 1937 में ही यूरोप में रिलीज कर दिया गया था। देन एक साल बाद 1938 में जाके अमेरिकन वर्जन को पब्लिश किया गया और हमने 21st सेंचुरी में इसकी मूवीज देखी। तो हाँ, हम लोग बहुत ज्यादा पीछे हैं। अब बकी ने यहाँ फिर से व्हाइट वुल्फ को भी मेंशन किया था। अब इससे पहले बकी को व्हाइट वुल्फ ब्लैक पैंथर के पोस्ट क्रेडिट सीन में बुलाया गया। पता नहीं उसका ये टाइटल आगे क्यों नहीं यूज किया गया, बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि वकांडा में ही उसे बस
बस व्हाइट वुल्फ के नाम से जाना जाता हो। अब ये व्हाइट वुल्फ की हिस्ट्री भी बहुत ही ज्यादा औसम है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। तो कॉमिक्स में व्हाइट वुल्फ का रिलेशन बकी से है ही नहीं, मतलब कि दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। इसके स्टोरी में वकांडा में एक प्लेन क्रैश हो जाती है, जिसके बाद इसमें बस एक व्हाइट बच्चा सरवाइव करता है, जिसे कि टिचाका पालते हैं एंड लेटर वो वकांडा के सीक्रेट पुलिस का लीडर बनता है और उसे व्हाइट वुल्फ का टाइटल मिलता है। अब मैं बहुत ही सिंपल में बता रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल स्टोरी यही है। अब पता नहीं उन्होंने ब्लैक पैंथर के बाद से ही व्हाइट वुल्फ को टीज तो किया, बट कभी इस पे स्टोरी प्रोग्रेस नहीं हुई। अब व्हाइट वुल्फ की बात हो ही रही है तो ब्लैक फैल्कन की बात कर लेते हैं। तो हाँ, यहाँ बच्चे फैल्कन को ब्लैक फैल्कन कह के बुलाते हैं, जिसमें सैम बोलता है ओनली फैल्कन। No, no. My daddy told me it's Black Falcon. Is it because I'm black and I'm the Falcon? अब ये जो सीन है ये तो खुद पूरे सुपर हीरो जॉनरा पे ही सार्केज्म है, खुद मार्वल पे भी, डीसी पे भी, या फिर बॉयज जैसे शोज पे भी। तो देखो जितने भी कलर्ड कैरेक्टर रहते हैं, कलर्ड से मेरा मतलब है कि अफ्रीकन या फिर अफ्रीकन अमेरिकन, उनके नाम के आगे हमेशा ब्लैक होता है। चाहे ब्लैक पैंथर ले लो, ब्लैक गोलायथ ले लो, या डीसी में ब्लैक लाइटनिंग को ले लो, ब्लैक एडम को ले लो, या फिर बॉयज में ब्लैक नोयर को ले लो, सब जगह ब्लैक जरूर है। तो ये सीन मुझे तो लगता है कि भाई सॉर्ट ऑफ सार्केज्म था, खुद पे भी एंड दूसरे ऐसे कैरेक्टर्स पे भी। आप लोग को क्या लगता है कमेंट जरूर करना। फैल्कन ने यहाँ एक और इम्पोर्टेंट डिटेल रिवील किया कि सिविल वॉर की इवेंट्स के बाद से वो या फिर नताशा एंड स्टीव ही नहीं बल्कि शैरन कार्टर को भी क्रिमिनल मान लिया गया था। और हाँ, इस सीरीज में शैरन कार्टर का रिटर्न होने वाला है। एंड एक और छोटा सा डिटेल, यहाँ एक नई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिवील किया गया, GRC, ग्लोबल रिपैट्रिएशन काउंसिल। अब देखो मैं इसके बारे में इसलिए बता दे रहा हूँ कि पता नहीं कब ऐसी छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन MCU में बहुत बड़े हो जाते हैं, इनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पता ही नहीं चलता। इसलिए भाई अभी से ही सुन लो। बेसिकली GRC को हल्क के स्नैप के बाद, मतलब कि ब्लिप की इवेंट जिसमें कि सारे लोग सडनली रिटर्न होने लगे थे, उनकी हेल्प करने के लिए स्टैब्लिश किया गया था, ताकि उनकी सिटीजनशिप, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस ये सब देखा जाए और उनकी हेल्प की जाए। और सिंस ये शो पॉलिटिक्स के अराउंड बहुत ज्यादा रिवॉल्व करेगी, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन यार इन सब छोटे डिटेल्स को अब साइड में रख के आते हैं शो के सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल पे, ब्लैक कैप्टन अमेरिका पे। तो यहाँ रिवील हुआ कि स्टीव रॉजर्स के जाने के बाद, मतलब कि प्लेन क्रैश होने के बाद, एक और कैप्टन अमेरिका भी था 1950s में, जो कि ब्लैक था एंड पूरे वर्ल्ड में किसी को ये बात पता ही नहीं थी क्या, अभी भी नहीं है। आइजिया ब्रैडली वन ऑफ द 300 सोल्जर्स में से एक था जिसपे कि सुपर सोल्जर सीरम के एक वर्जन का यूज किया गया। गवर्नमेंट ने इस कैरेक्टर का भी यूज किया कई सारे मिशंस के लिए। इवन जब उस टाइम विंटर सोल्जर हाइड्रा के कंट्रोल में था तो उसे रोकने के लिए भी आइजिया को भेजा गया था। बट हाँ, कैप्टन अमेरिका की तरह इसे कोई पब्लिसिटी नहीं मिली, ना ही इसे पॉपुलर किया गया, ना ही पब्लिकली एडमिट किया गया, ऊपर से इसे 30 साल की और सजा भी मिल गई। अब ऐसा क्यों किया गया इसे क्लियरली तो इस एपिसोड में नहीं बताया गया है, बट हाँ नेक्स्ट सीन में ही सैम खुद ये बात समझ लेता है। क्योंकि ये कैप्टन अमेरिका ब्लैक था तो इस बात को वर्ल्ड को रिवील ही नहीं किया गया। मे बी उसे कैप्टन अमेरिका का टाइटल कभी ऑफिशियली मिला भी नहीं। यहाँ पुलिस जैसे बिना मतलब के सैम पे गन पॉइंट करती है, उतने में ही सैम समझ गया कि भाई 1950s में अगर ब्लैक कैप्टन अमेरिका को रिवील किया जाता तो कितना हंगामा होता। और हाँ, कॉमिक्स में भी ये कैरेक्टर है एंड इसे 2003 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड हाँ, एक और फन फैक्ट, आइजिया ब्रैडली का पोता जिसने यहाँ डोर खोला था कॉमिक्स में वो भी है, उसका नाम एली ब्रैडली है और वो यंग एवेंजर्स का पार्ट बनता है, पैट्रियट नाम का सुपर हीरो। तो हाँ, आप ये नोटिस कर ही रहे होगे कि धीरे धीरे यंग एवेंजर्स के बहुत सारे कैरेक्टर्स को MCU के प्रोजेक्ट्स में दिखाया जा रहा है। और हाँ, यहाँ पे बहुत लोग भाई ये भी पूछेंगे कि यार अगर ब्लैक कैप्टन अमेरिका को सुपर सोल्जर सीरम दिया गया था तो वो बूढ़ा कैसे हो गया। और सेम क्वेश्चन स्टीव रॉजर्स के बूढ़े होने पे भी लोग पूछ रहे थे। तो यार मैंने इसका आंसर बहुत पहले ही इस वीडियो में बता दिया था, टू बी एग्जैक्ट 4 मिनट 32 सेकंड्स पे। आप चाहो तो देख लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड सबसे लास्ट आते हैं हम लोग बैरन ज़ीमो पे। तो यहाँ एक स्टार वॉर्स का एक ऑसम ईस्टर एग दिया गया है। तो अभी ऐसा दिखाया गया कि बकी बैरन ज़ीमो से बस कुछ डिटेल लेने जाएगा, बेसिकली सुपर सोल्जर सीरम के डिटेल्स। वैसे सिविल वॉर के बाद जाकर अब हम ज़ीमो को देख रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ ज़ीमो के प्रिजन के नंबर पे ध्यान दें तो ये है सेल नंबर 2187। एंड आपको शायद पता नहीं होगा कि स्टार वॉर्स की फर्स्ट मूवी में प्रिंसेस लिया भी एक प्रिजन में थी और वहां भी प्रिजन का नंबर था 2187। We gotta find out which cell this princess of yours is in. Here it is, 2187. वैसे MCU की मूवी में हमेशा से स्टार वॉर्स का रेफरेंसेस मिलता रहता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, स्टार वॉर्स के उस सीन में ल्यूक स्काईवॉकर ने लिया को जेल से भगाया था, तो मे बी ऐसा ही कुछ यहाँ हो सकता है। मे बी बकी ज़ीमो को जेल से निकाले, उन दोनों के बीच ऐसा कोई डील हो। मैं तो यार बस गेस ही कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है कमेंट जरूर करना।
तो यार ये था एपिसोड 2 का ब्रेकडाउन। अगर मुझसे अभी भी कुछ मिस हो गया हो, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो मिस होगा ही, 50 मिनट का एपिसोड है भाई, तो यार कमेंट में बता ही देना। एंड होप सो कि मेरा ब्रेकडाउन आपको अच्छा लगा होगा, एपिसोड समझने में थोड़ा इजी हुआ होगा, तो इसलिए वीडियो लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, एंड ऐसी और भी ऑसम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। सुपर सोल्जर सीरम के बारे में और डिटेल में जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड स्टार वॉर्स के टाइमलाइन को समझने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।